रिसेंटली इंडिया के द्वारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में सक्सेसफुली एंट्री ली गई थी। ये वाली डेवलपमेंट हमें आज से लगभग 2 महीने पहले देखने को मिली थी और हमने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन सोचा नहीं था कि ये वाली जो डेवलपमेंट है ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट बन जाएगी, बिकॉज इसी बेसिस पे आज हम लोग देख रहे हैं कि रशिया बेसिकली इंडिया में अब और भी नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को बनाने में इंटरेस्टेड हो चुका है। जस्ट कल ही की बात है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में इस चीज का ऐलान किया कि इंडिया अब रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एडिशनल साइट्स की तलाश में लगा हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, वी हैव डिस्कशंस अंडरवे वेयर कुदनकुलम हैज प्रोग्रेस्ड एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग एट एडिशनल साइट्स फॉर द रशियन रिएक्टर्स। मतलब कि इसके मायने बड़े क्लियर हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी में तरक्की को देखते हुए रशिया बेसिकली इंडिया के साथ अपनी न्यूक्लियर कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी प्रेस वार्ता में एक और भी सवाल था जो कि इनसे पूछा गया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच न्यूक्लियर डील। उसको लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कारण है कि वो वाली डील जिसको कि बहुत साल पहले साइन किया गया था लेकिन अभी भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है। तो उसका भी जवाब यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले इंडिया की जो सेकंड न्यूक्लियर स्टेज है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सो बेसिकली रिसेंटली इंडिया के द्वारा अपना जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसको कि PFBR कहा जाता है, उसका विकास कर लिया गया है। ये एक ऐसी मशीन है जिसको कि बहुत ही अगर आसान भाषा में समझा जाए, सो बेसिकली अगर आप इसमें मान लीजिए 100 किलोग्राम का कोई फ्यूल इनपुट करते हैं, इस मशीन की क्षमता ये कहती है कि उसमें जो आउटपुट निकलेगा वो आपको 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा का देखने को मिलने वाला है। चूंकि इसमें निकलने वाला तेल डाले जाने वाले तेल से ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर का नाम भी दिया जाता है। नाउ ये कैसे भारत के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। देखिए, सबसे पहले इंडिया जो है अपने मैक्सिमम जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं उसमें स्टेज 1 के हमारे जो पावर रिएक्टर्स हैं, जिनको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है, उसके आधार पर हम लोग एनर्जी वहाँ पे जनरेट करते हैं। इन सभी के सभी रिएक्टर्स में हम लोग नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और इनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वहां पर आपको डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम देखने को मिलता है। इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को आप लोग इवेंचुअली सेकंड स्टेज में जाकर के इनपुट कर देते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज की सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें अलग से यूरेनियम डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आप थोरियम के आधार पे इसमें बेसिकली अपनी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो यहां पर कर सकते हैं। आप यहां पे ध्यान से देखिए कि स्टेज 2 में इंडिया क्या करेगा, प्लूटोनियम 239 को इस्तेमाल करेगा यूरेनियम 238 के साथ, जो कि हमारा डिप्लीटेड यूरेनियम है, एंड इसके साथ में आपका थोरियम कंबाइन होगा, जिसके माध्यम से आप लोग बेसिकली यहां पर यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस कर पाएंगे। नाउ ये जब आप स्टेज 2 में एंट्री कर जाते हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपकी यूरेनियम के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। और अगर आप एक बार यूरेनियम 233 को बनाने लग जाते हैं तो स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल स्टेज है, जिसमें कि यूरेनियम और थोरियम के आधार पर आप इस स्टेज को कंटिन्यूसली लूप में रन कर सकते हैं। और यही कहा जाता है कि अब स्टेज 2 में आ गए हैं तो बहुत ही जल्दी अब हम लोग स्टेज 3 में एंट्री भी कर लेंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने बड़े सिंपल हैं। देखिए, स्टेज 1 में भले कोई भी रिएक्टर हो, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हो, इंडिया उस केस में डिपेंडेंट था यूरेनियम के लिए दूसरे देशों के ऊपर। कभी हम लोग डील करते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, कभी डील करते थे कनाडा के साथ। फॉर एग्जांपल कनाडा के साथ इंडिया ने 2015 में डील करी कि हमें आपसे 3220 टन यूरेनियम की आवश्यकता है। कनाडा ने वो वाला जो डील है उसको ऑनर किया, एक बार यहाँ पे यूरेनियम हमें दे भी दिया। लेकिन 2018 में जब इंडिया फिर से यूरेनियम मांगने गया तो कनाडा ने मना कर दिया। एक बार के लिए हमें लगा कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है, और क्योंकि
हर बार ऐसा होता था कि बार बार यूरेनियम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया काफी टाइम से कोशिश कर रहा था NSG का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन दोस्तों वहां पर भी प्रॉब्लम थी कि चाइना बार बार अटकलें डाल रहा था और इंडिया NSG का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। और ये भी जो प्रॉब्लम है इसका भी अब समाधान इंडिया को मिल चुका है कि भले अब NSG की मेंबरशिप हमें दो या ना दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब हम लोग सक्सेसफुली स्टेज 2 में एंट्री ले चुके हैं और हमें केवल थोरियम की आवश्यकता है, जो कि वैसे भी इंडिया के पास भारी मात्रा में अवेलेबल हो चुका है। सीइंग ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली अब रशिया चाहता है कि वो इंडिया में आकर के और भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से निवेश करे, और यहीं पर हमें देखने को मिला है कि डॉक्टर जयशंकर ने बताया है, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट एडिशनल साइट्स फॉर द न्यू रशियन रिएक्टर्स, जो कि वो इंडिया में आकर के बनाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, आज से 4-5 महीने पहले जब डॉक्टर जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे, तो उस टाइम पर अग्रीमेंट कुछ अलग हुआ था। उस टाइम पर अग्रीमेंट हुआ था कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में और नए पावर यूनिट्स को बनाया जाएगा। वहां पर ऑलरेडी आई थिंक 6 पावर यूनिट्स है जो कि फंक्शन करते हैं, और कहा गया है कि वहां पर और यूनिट्स को बनाया जाएगा। तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन अब साथ में ये भी कहा गया है कि और भी जो यहाँ पे रशियन रिएक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो कि आई थिंक इज अ वेरी वेरी ग्रेट डेवलपमेंट, बिकॉज इससे जो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट्स हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में हमारा जो रशिया के साथ न्यूक्लियर एनर्जी के एरिया में कॉपरेशन है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बात करें कि क्या वजह है कि यूएसए और फ्रांस वाली जो न्यूक्लियर डील्स थी, जो कि बहुत साल पहले साइन हो गई थी, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। आपको याद करवा दूं कि जो यूएसए के साथ डील हुई थी, तय किया गया था कि अमेरिका इंडिया में मिथी विर्धी में और कोवड़ा में आकर के न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, और फ्रांस इंडिया में जैतापुर में आकर के बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने वाला है। तो डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पे साफ साफ बोला कि हमारा जो डोमेस्टिक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, बेसिकली ये एक्ट उनके साथ अलाइन नहीं करता है, जिसकी वजह से आज हमें इतने ज़्यादा जो डिलेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस एक्ट की बात करें तो इंडिया ने इस एक्ट में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार का न्यूक्लियर इंसिडेंट या डिजास्टर होता है और उसके बेसिस पे कोई डैमेज होती है, किसी भी तरह के विक्टिम को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में जो टोटल अमाउंट ऑपरेटर को पे करना होगा वो लगभग आपको 1500 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे करना होगा। साथ में आपको जो भी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कॉस्ट है वो भी ऑपरेटर को ही यहाँ पर चुकानी होगी। कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जिसकी वजह से आज की डेट में जो ये फॉरेन कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर हम यूएसए और फ्रांस की बात करें, और डॉक्टर जयशंकर ने पर्टिकुलरली बोला है इस बात को कि फ्रांस और यूएसए को इसी चीज़ से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो लोग बेसिकली इंडिया में आकर के इन प्लांट्स को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उनको लगता है कि हमारी जो लायबिलिटी है ये बहुत बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लाना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने मेंशन किया कि यही कारण है क्योंकि रशिया इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित नहीं होती। यही कारण है कि रशिया ऑलरेडी इंडिया के कुदनकुलम में ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट्स बना चुका है 4, 2 और बनने की तैयारी में है, और भी नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को इसलिए बना रहा है बिकॉज रशिया इन सिविल लायबिलिटी वाले प्लांट्स को लेकर आमतौर पर चिंतित नहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, कहाँ पे ये प्लांट्स आने वाले हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हुए कि इंडिया खुद भी टारगेट कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा प्लांट्स बनाने के लिए, और अब रशिया का भी हमें यहाँ पे साथ मिलना शुरू हो चुका है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी ने फिर से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हमारे लर्नर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए प्रूव किया है कि अनअकैडमी की गाइडेंस से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपको CSAT, एसए राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।